हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपकी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज के वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए सेंसस ऑफ इंडिया यानी भारत की जनगणना 2011 के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सेंसस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। ठीक, साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि जो डेटा है सेंसस से संबंधित वो आपको आसानी से तैयार हो सके। ठीक, हम आज के वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं ये पहले देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले हम जनगणना का जो इतिहास है वो देखेंगे। उसके बाद भारत में जनगणना की क्या पृष्ठभूमि है उसको देखने वाले हैं। देन उसके बाद भारत की जनगणना 2011 से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं उसको देखने वाले हैं। उसके अलावा जनसंख्या वाइज जो रैंकिंग है राज्यों की उसको देखने वाले हैं, राज्य और साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों की। इसके अलावा लिंगानुपात हम देखेंगे, ठीक है, राज्य वाइज। फिर है दस्तकी वृद्धि दर देखने वाले हैं हम। उसके अलावा जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे। उसके अलावा हम साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी रेट देखने वाले हैं। फिर है लास्ट में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या हम देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक, अगली स्लाइड में चलते हैं साथियों। सबसे पहले हम देखते हैं जनगणना का इतिहास। क्या हिस्ट्री रहा है जनगणना का भारत के संदर्भ में। अगर हम बात करें भारत के संदर्भ में तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा लिखी गई है, उसमें जो है तो जनगणना संबंधी विधियों का पहली बार उल्लेख किया गया है। यानी कि कहाँ से हमें जनगणना संबंधी जानकारी मिलती है, अगर ये पूछा जाए तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें जनगणना संबंधी विधियों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ठीक, इसके अलावा मध्यकाल में अगर देखा जाए तो अबुल फजल की जो आईने अकबरी है, अबुल फजल की आईने अकबरी से हमें जनसंख्या संबंधी जो है तो विस्तृत जानकारी मिलती है। अबुल फजल की आईने अकबरी से हमें जनसंख्या संबंधी विस्तृत जानकारी देख विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। पहला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र जानकारी मिलती है। दूसरा है जो है तो आईने अकबरी, आईने अकबरी किसकी है, अबुल फजल की है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें विश्व की पहली व्यवस्थित एवं आधुनिक जनगणना का जो कार्य है, कहाँ देखने को मिला, स्वीडन में देखने को मिला। कहाँ मिला, स्वीडन में। कब मिला, 1749 में देखने को मिला। अगर ये पूछा जाए विश्व की पहली व्यवस्थित एवं आधुनिक जनगणना का कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ, तो स्वीडन में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ, 1749 में प्रारंभ हुआ। ठीक, 1749 में प्रारंभ हुआ। अगला पॉइंट के साथ विश्व की पहली दशकीय जनगणना का कार्य, यानी कि किसकी बात की जाएगी, दशकीय जनगणना की बात की जाएगी। 10 वर्षों में जो जनगणना की जाएगी उसकी बात की जा रही है। यह पहली बार किसने प्रारंभ कराया, अमेरिका में। अमेरिका में दशकीय जनगणना का प्रारंभ कब हुआ, 1790 में हुआ। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विश्व की पहली दशकीय जनगणना का कार्य किसने आरंभ किया, तो अमेरिका ने आरंभ किया। कब आरंभ किया, तो 1790 में आरंभ किया। कब आरंभ किया, 1790 में। ठीक, इसके अलावा अगर हम ब्रिटेन के संदर्भ में देखें, इंग्लैंड के संदर्भ में देखें, जनगणना संबंधी कार्य कब हुए, 1801 में है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में जो जनगणना का कार्य हुआ वो ब्रिटिश शासन में ही प्रारंभ हुआ। ठीक, इसलिए इंग्लैंड में जनगणना संबंधी कार्य कब प्रारंभ हुए, 1801 में हुए। ठीक, क्या क्या हमने देखा, हमने देखा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जनगणना संबंधी विधियों की पहली बार जानकारी मिलती है। उसके अलावा अगर मध्यकाल में देखें तो आईने अकबरी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए। देन उसके बाद अगर विश्व के संदर्भ में देखें, पहली बार जो है तो व्यवस्थित एवं आधुनिक जनगणना का कार्य किस देश ने किया, तो स्वीडन ने किया। कब किया, 1749 में किया। अगर 10 की जनगणना का पूछा जाए आपसे तो अमेरिका बताना है आपको। ठीक है, अमेरिका ने यह कार्य कब किया, 1790 में किया। ठीक, इंग्लैंड के संदर्भ में अगर बात की जाए, इंग्लैंड में जो ये कार्य प्रारंभ हुआ 1801 में प्रारंभ हुआ। ठीक, अगली स्लाइड में चलते हैं साथियों। साथियों, भारत में जनगणना की कुछ पृष्ठभूमि देखते हैं। इम्पोर्टेंट पृष्ठभूमि क्या है भारत के संदर्भ में। भारत में जो है तो ब्रिटिश काल में क्या क्या प्रयास किए गए ये हम देखेंगे इसमें। ब्रिटिश काल में पहली बार जो प्रयास किया गया 1824 में किया गया। तो किया गया 1824 में किया गया।
1824 में इलाहाबाद में जेम्स प्रिंसेप द्वारा एक प्रायोगिक जनगणना जो है तो संचालित की गई। कैसी जनगणना थी? एक प्रायोगिक जनगणना संचालित की गई। कहाँ संचालित की गई? इलाहाबाद में संचालित की। किसके द्वारा की गई? तो जेम्स प्रिंसेप द्वारा की गई। ठीक है, कब की गई? तो 1824 में की गई। ठीक, अगला पॉइंट साथियों 1830 कवर्स। 1830 में जो है तो 1830 में ढाका में, यानी कि संपूर्ण ढाका में हेनरी वाल्टर द्वारा जनगणना संबंधी कार्य किए गए। इसके द्वारा कार्य किए गए? हेनरी वाल्टर द्वारा किए गए। कहाँ किया? पूरे के पूरे ढाका शहर में किया गया। ये जो है तो इसका एरिया यहाँ पर सीमित था, प्रैक्टिकल। ये जो है तो प्रायोगिक जनगणना का कार्य किया गया एक प्रकार से। जबकि 1830 में पूरे के पूरे ढाका शहर में हेनरी वाल्टर ने यह प्रयास किया। ठीक, इसीलिए हेनरी वाल्टर को जो है तो भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारतीय जनगणना का जनक किसे माना जाता है, तो हेनरी वाल्टर को माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरे के पूरे ढाका शहर शहर में पहली बार जो है तो 1830 में जनगणना संबंधी कार्य किए। ठीक, अगला पॉइंट साथियों 1872 का वर्ष। 1872 में क्या देखने को मिलता है? 1872 में पहली बार अनियमित जनगणना कार्य किसके द्वारा किया गया? वायसराय उस टाइम पर थे लॉर्ड मेयो। वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हमें अनियमित जनगणना का कार्य देखने को मिला। ठीक है, वायसराय अगर पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो। कब ईयर पूछा जाए तो 1872 का ईयर है। कैसी जनगणना थी? अनियमित जनगणना थी। ठीक, अगला पॉइंट साथियों 1881 का वर्ष। 1881 का वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है तो नियमित जनगणना का कार्य हमें देखने को मिला। अगर इस टाइम पर अगर आपसे वायसराय पूछा जाए तो वायसराय इस टाइम पर लॉर्ड रिपन थे। वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में ये जो है तो प्राप्त हुई। ठीक, ये जो है तो संपूर्ण देश में कराई गई है उस टाइम पर। 10 की जनगणना की शुरुआत, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि 10 की जनगणना की शुरुआत किसके काल में हुई, किस वायसराय के काल में हुई, तो आपको बताना है लॉर्ड रिपन। ईयर अगर आपसे पूछा जाए तो ईयर क्या है? 1881। लॉर्ड रिपन के काल में जो है तो काफी इंपोर्टेंट सुधार हमें देखने को मिली। ठीक है, इसलिए लॉर्ड रिपन जो है तो काफी इंपॉर्टेंट है। 10 की जनगणना की शुरुआत या ये पूछा जाए, या नियमित जनगणना की शुरुआत ये पूछा जाए, तो बायस राय कौन थे? लॉर्ड रिपन थे। अगर आपसे ईयर पूछा जाए तो आपको ईयर क्या बताना है? 1881 बताना है। ठीक है, 1881 बताना है। ठीक, नियमित जनगणना 1881। अगर ये पूछा जाए 10 की जनगणना की शुरुआत, ये भी आपको क्या बताना है? 1881 बताना है। वायस राय आपको क्या बताना है? लॉर्ड रिपन बताना है। ठीक, 1881 में अगर आपसे पूछा जाए कि पहले जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डब्ल्यू सी प्लोडन थे। डब्ल्यू सी प्लोडन। कब की बात की जा रही है? 1881 में। 1881 में पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू सी प्लोडन थे। ठीक, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि 1824 में इलाहाबाद में जेम्स प्रिंसेप द्वारा एक प्रायोगिक जनगणना जो है तो संचालित की गई। उसके बाद 1830 में ढाका में जो है तो हेनरी वाल्टर ने ये पूरे पूरे ढाका शहर में जनगणना संबंधी कार्य किए। इसीलिए हेनरी वाल्टर को जो है तो भारतीय जनगणना का पितामह कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा हमने क्या देखा? 1872 में अनियमित जनगणना किसके कार्यकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। देन उसके बाद 1881 का ईयर आता है, और 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है तो नियमित जनगणना का कार्य किया गया। ठीक, और 1881 में पहले जनगणना आयुक्त अगर पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? डब्ल्यू सी प्लोडन। ठीक, अगली स्लाइड में चलते हैं साथियों, देखते हैं क्या है। अब यहाँ से साथियों भारत की जनगणना 1947 के बाद कुछ डेटा देखते हैं क्या है, कुछ चीजें क्या बदलाव किए गए आजादी के बाद। पहला पॉइंट है साथियों, इसमें जो संवैधानिक प्रावधान की अगर बात करें, जनगणना संबंधी संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में शामिल किया गया है। अगर ये बात की जाए किसकी जिम्मेदारी है, ये जो है तो संघ सूची का विषय है, और ये किसका दायित्व है? केंद्र का दायित्व है। ये प्रावधान किसमें किए गए हैं? 7वीं अनुसूची में किए गए हैं। 7वीं अनुसूची में किसमें? पहली जो अनुसूची है हमारी संघ सूची, उसमें किया गया है। किसका दायित्व है? ये केंद्र का दायित्व है। आर्टिकल अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 246 यानी कि 246 में सूची पूछी जाए तो 7वीं अनुसूची में। कौन सी सूची? पहली 7वीं अनुसूची में पहली जो सूची है हमारे पास संघ सूची का विषय है। ठीक, अगर वैधानिक प्रावधान देखा जाए, जनगणना संबंधी जो भी कार्य किए जाते हैं उसके लिए जो है तो जनगणना अधिनियम बनाया गया। कब बनाया गया जनगणना अधिनियम? 1900
1948 में बनाया गया। तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये केंद्र सरकार में किस किस मंत्रालय के तहत? गृह मंत्रालय के तहत। ये पूरा का पूरा जो कार्य किया जाता है गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। वैधानिक प्रावधान में अगर देखा जाए जनगणना अधिनियम 1948 से ताकत मिलती है, ठीक है? जनगणना अधिनियम 1948 संविधान में अगर बात की जाए तो आर्टिकल 246 में किया गया है, ठीक? अब अगर बात करें जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का जो विषय है, कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जनगणना संबंधी जो कार्य किए जाते हैं वो जो है तो इसका विषय है, संघ सूची का विषय है, ठीक है? जबकि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन का विषय जो है तो समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है? किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है तो कानून बना सकते हैं। यानी कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन की जब बात आएगी समवर्ती सूची का विषय है, जबकि जनगणना का जो कार्य है संघ सूची का विषय माना जाता है, ठीक? पहली जनसंख्या नीति अगर आपसे पूछा जाए तो पहली जनसंख्या नीति कब रही आई? 1976 में। वर्तमान में कौन सी जनसंख्या नीति चल रही है? 2000 2000 की जनसंख्या नीति चल रही है। वर्ष 2000 वाली जनसंख्या नीति चल रही है। पहली जनसंख्या नीति 1976, करंट में जो है तो 2000 की वाली जनसंख्या नीति हमारे यहाँ लागू है, ठीक। इसके अलावा 1961 में अगर देखें, 1961 का ईयर, 1961 में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का जो है तो कार्यालय बनाया गया। यानी कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय कब आया? 1961 में आया, ठीक। पहली जनगणना जो है तो 1951 में कराई गई, आजादी के बाद। आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में। और 1951 में अगर जनगणना आयुक्त पूछा जाए कौन थे, 1951 में जनगणना आयुक्त कौन थे? MWM हेड्स थे, MWM हेड्स थे। बाद में इनकी जगह पर R.A. गोपाल स्वामी को बनाया गया। R.A. गोपाल स्वामी जो है तो MWM हेड्स के बाद बने। MWM हेड्स थे 1951 में, उसके बाद जो है तो R.A. गोपाल स्वामी को बनाया गया, ठीक। 1900 पहली जनगणना आजादी के बाद 1951 में, ठीक। जनगणना आयुक्त अगर पूछा जाए तो MWM हेड्स थे, बाद में जो है तो R.A. गोपाल स्वामी को बनाया गया, ठीक। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत कब मानी जाती है? 1952 से मानी जाती है। भारत में आजादी के बाद जनगणना का कार्य 1951, परिवार नियोजन का कार्यक्रम की जो शुरुआत 1952 बताना है आपको, ठीक। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ठीक। तो हमने क्या-क्या चीजें देखी इसमें? संवैधानिक प्रावधान, आर्टिकल 246 में संघ सूची का विषय है, ठीक है? किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र की जिम्मेदारी है। केंद्र में किस मंत्रालय की? गृह मंत्रालय की, ठीक है? वैधानिक प्रावधान की बात करें, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ताकत मिलती है, ठीक है? जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन अगर पूछा जाए, तो ये जो है तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। पहली जनसंख्या नीति 1976, जबकि करंट में जो जनसंख्या नीति चल रही है वर्ष 2000 वाली चल रही है, ठीक है। भारत में महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय अगर पूछा जाए तो 1961 का ईयर है, जबकि पहली जनगणना आजादी के बाद 1951 में देखने को मिली। उसके अलावा अगर बात करें जनगणना आयुक्त कौन थे 1951 में? MWM हेड्स थे, बाद में R.A. गोपाल स्वामी को बनाया गया, ठीक है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत अगर पूछी जाए तो 1952 में है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ठीक। अगली स्लाइड में चलते हैं साथियों, देखते हैं। अब 2011 के संदर्भ में कुछ जो है तो इम्पोर्टेंट डेटा क्या-क्या है, वो देखते हैं। 2011 की जनगणना जो है तो भारत की 15वीं थी। ओवरऑल अगर बात करें 2011 की तो 15वीं थी। अगर आजादी की बात देखिए स्वतंत्र भारत की जो है तो ये 7वीं जनगणना थी। ओवरऑल 15वीं जनगणना थी। आजादी के बाद अगर पूछा जाए तो कौन सी है 2011 वाली? 7वीं जनगणना है। 2011 में कौन सी है? 7वीं जनगणना है। 2011 में जनगणना आयुक्त के पद पर जो है तो कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 में कौन थे जनगणना आयुक्त? डॉक्टर सी चंद्रमौली, ठीक। शुभंकर क्या था 2011 की जनगणना का? प्रगणक शिक्षिका थी, प्रगणक शिक्षिका। शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका, ठीक। अगर आदर्श वाक्य पूछा जाए तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य हमारा आदर्श वाक्य था। 2011 के अनुसार अगर कुल जनसंख्या पूछी जाए
कितनी है? 1210854 यानी कि 121 करोड़ जो है तो लगभग जनसंख्या भारत की मानी जाती है। 121 करोड़ 8,54,977, सीधा सीधा कहें तो 121 करोड़। ठीक, ये 2011 में है। 2011 में जो है तो अगर पूछा जाए तो उस टाइम पर भारत से आगे कौन था? भारत से आगे कौन था? चीन था। चीन के बाद जो है तो भारत का नंबर आता है। ठीक, चीन के बाद जो है तो भारत का नंबर आता है। लेकिन अगर अब अभी करंट में देखा जाए, करंट में जो है तो भारत आगे हो चुका है, आगे हो चुका है, 140 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है आबादी। ठीक, अब 121 करोड़ की जो आबादी है भारत की, टोटल जो पॉपुलेशन है, उसमें अगर बात करें तो पुरुष कितने परसेंट है? पुरुषों की आबादी लगभग 55.47% है। 55.47%, 51.47%। अगर महिला आबादी की बात करें 48.53%। 121 करोड़ में अगर आपसे पुरुष पूछा जाए तो 51.47%। अगर महिला पूछा जाए 48.53%। एक का याद कर लेंगे, दूसरा का परसेंटेज हमें मिल जाएगा। ठीक है, 51.47% मीन्स दूसरा आबादी है कि महिला आबादी की अगर बात करें परसेंटेज वाइज 48.53%। ठीक है, 48.53%। ठीक, अब अगर बात करें भारत की जो टोटल पॉपुलेशन है यानी कुल जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या कितने परसेंट है? 17.5% है। विश्व की कितने परसेंट हमारे पास आबादी है? 17.5%। ये 2011 के अनुसार। ठीक, 2011 के अनुसार। अभी जनगणना जो है तो 2021-22 में होनी थी, लेकिन अब जो है तो ये 2026-27 में काम में देखने को मिलेगा। ठीक है, जो है तो आजादी के बाद कौन सी होगी? 8वीं जनगणना होगी। ठीक, हमने क्या-क्या देखा? हमने देखा कि 2011 की जनगणना जो है तो ओवरऑल 15वीं थी, और स्वतंत्र भारत की अगर आपसे पूछा जाए तो ये 7वीं जनगणना थी। उसके बाद हमने क्या देखा? 2011 में जनगणना आयुक्त के पद पर कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। उसके बाद हमने देखा शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका थी। अगर आदर्श वाक्य आपसे पूछा जाए तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक, कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। इसमें पुरुषों की आबादी कितने परसेंट है? 51.47% है, जबकि महिला आबादी जो है तो 48.53% है। ठीक, विश्व की टोटल पॉपुलेशन भारत के पास कितनी है? 17.5% है। ठीक, अगली स्लाइड में चलते साथियों, देखते हैं। अब जनसंख्या 2011 का जो डेटा है उसमें राज्यवार जो है तो आंकड़े देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य पर है, उसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य में है। फिर उसके बाद हम केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है और न्यूनतम कहाँ है। ठीक, अगर हम पहला जो देखें सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अगर बात करें, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है तो आपके उत्तर प्रदेश में है। दूसरे नंबर पर जो है तो यहाँ पर महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पर जो है तो बिहार है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार। तीन तो जो है तो हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार। ठीक, सर्वाधिक आबादी आपको पता होगा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद जो है तो महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, और महाराष्ट्र के बाद जो है तो बिहार। ठीक, और चौथे नंबर पर जो है तो पश्चिम बंगाल, और पांचवा नंबर जो है तो आंध्र प्रदेश। ये 2011 के अनुसार है। ठीक, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर बिहार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर राज्य आपको बताना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। फिर है चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल, पांचवें नंबर पर आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये हमारे 5 राज्य होंगे सर्वाधिक। ठीक, न्यूनतम अगर बात करें आपसे, न्यूनतम अगर पूछा जाए आपसे कि पहले नंबर पर कौन है? सिक्किम है। पहले नंबर पर सिक्किम है, दूसरे नंबर पर मिजोरम है, तीसरे नंबर पर जो है तो अरुणाचल प्रदेश है, जबकि चौथे नंबर पर जो है तो गोवा है, पांचवा नंबर आपका नागालैंड का है। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या देखिए, पहले नंबर पर नॉर्थ ईस्ट स्टेट है सिक्किम, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर जो है तो अरुणाचल, चौथे नंबर पर गोवा और पांचवें नंबर पर नागालैंड।
सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और नागालैंड। ठीक, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? न्यूनतम जनसंख्या की बात कर रहे हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य पूछा जाए तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और नागालैंड। ठीक, ये पांच हो गए। ठीक, अब देखते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की सबसे ज्यादा आबादी कहाँ किस केंद्र शासित प्रदेश में है जनसंख्या वाइज अगर देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली पर होगी, दिल्ली में होगी। उसके अलावा पौंडीचेरी है, देन है आपका चंडीगढ़। दिल्ली, पौंडीचेरी एंड चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड चंडीगढ़। आबादी की बात की जाए जनसंख्या कहाँ पर होगी आपको पता होना चाहिए, दिल्ली, देन उसके बाद पौंडीचेरी, देन है तो तीसरे नंबर पर चंडीगढ़। न्यूनतम पूछा जाए तो लक्षद्वीप, न्यूनतम आबादी लक्षद्वीप। ठीक, अब अगर देखें टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें ग्रामीण जनसंख्या की परसेंटेज अगर देखें, ग्रामीण जनसंख्या का तैयार कर लें 68.8%, तो नगरीय जनसंख्या 31%। ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंट है? 68.8%, तो नगरीय जनसंख्या 31.2%। ठीक, तो परसेंटेज वाइज वाइज बात कर रहा है। ठीक है, भारत में अगर आपसे पूछा जाए ग्रामीण जनसंख्या कितने परसेंटेज है, कितने प्रतिशत है ग्रामीण ग्रामीण जनसंख्या का? 68.8%, नगरीय जनसंख्या का 31.2%। ठीक, हमने क्या क्या देखा? हमने देखा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम की बात करें सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा और लास्ट में है नागालैंड। यूटीज की बात करते हैं तो दिल्ली है, पौंडीचेरी है एंड चंडीगढ़ है। न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप। ठीक, ग्रामीण जनसंख्या के परसेंटेज 68.8%, तो नगरीय जनसंख्या 31.2%। ठीक, अगली स्लाइड में चलते साथियों, देखते हैं। अब यहाँ पर लिंग अनुपात की बात की, सेक्स रेशियो की बात की गई। ठीक है, लिंग अनुपात की जब हम बात करते हैं तो प्रति हजार पुरुषों पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की टोटल जो संख्या है उसे क्या कहा जाता है? सेक्स रेशियो यानी कि लिंग अनुपात कहा जाता है। प्रति हजार पुरुषों की तुलना में कितनी महिलाएं हैं उसकी बात की जाती है। भारत का अगर लिंग अनुपात 2001 में बात करें, 2001 में कितना था? 933 था। 2001 में कितना था? 933। 2011 में बढ़ा, ये बढ़कर कितना हो गया? 943। 2001 में कितना था? 2001 में ये 933 था। 2011 में जो है तो ये कितना हो गया? 943। कितने की वृद्धि हुई अगर पूछा जाए? 10 की वृद्धि हुई। ठीक, 933 से बढ़कर कितना पहुंच गया भारत का? 943 पहुंच गया। अगर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य देखेंगे एक बार, और दूसरे दूसरे टेबल में क्या देखेंगे? न्यूनतम वाले। ठीक है, अगर हम सर्वाधिक की बात करें, पहले नंबर पर किसका स्थान है? पहले नंबर पर आपका जो है तो केरल है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पर मणिपुर है, जबकि पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़ है। लिंग अनुपात की हम बात कर रहे हैं, पहले नंबर पर केरल, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और लास्ट में जो है तो तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, चौथे नंबर पर मणिपुर और पांचवें नंबर पर छत्तीसगढ़। ठीक है, अब कैसे तैयार करना है? सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यानी कि साउथ के जो है तो हमें स्टेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साउथ में साक्षरता दर भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर सेक्स रेशियो क्या है? बेहतर है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ पर है? केरल पर है। केरल में है कितना है? 1084 है, 1084 है। तमिलनाडु की जब बात करते हैं तो 996, 996 है, जबकि आंध्र प्रदेश की जो है तो 993 यानी कि 993 है। ठीक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आसानी से याद हो सकता है। सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल, वहीं पास में तमिलनाडु, देन जो है तो आंध्र प्रदेश। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जो कि साउथ की स्टेट है। फिर उसके बाद चौथा नंबर किसका है? मणिपुर का है। और पांचवा नंबर छत्तीसगढ़ है। ये तीन आपको तैयार कर लेना है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सर्वाधिक लिंग अनुपात। न्यूनतम की अगर बात करते हैं, सबसे कम कहाँ है? हरियाणा का है। कितना है ये भी तैयार करें? 879, 879, 879, 879 यानी कि 879। दूसरा नंबर है जम्मू कश्मीर का, 2011 के अनुसार 889। यानी तीसरा स्थान जो है तो सिक्किम का। पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर सिक्किम। हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। चौथे नंबर पर जो है तो पंजाब, पांचवा नंबर किसका है? उत्तर प्रदेश का है। न्यूनतम लिंग अनुपात की बात करें, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। की सर्वाधिक की बात करता है तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक, अब केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम की। ठीक,
अगर सबसे ज्यादा देखें तो पहले नंबर पर किसका है, पुडुचेरी का स्थान है, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है। ठीक, पुडुचेरी का कितना है 1037, लक्षद्वीप का कितना है 947, जबकि अंडमान निकोबार कितना है 876। सबसे ज्यादा अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, पुडुचेरी पर है, दूसरे नंबर पर कौन है, लक्षद्वीप है, तीसरे नंबर पर जो है तो अंडमान निकोबार है। पहले नंबर पर कौन है, पुडुचेरी, देन है लक्षद्वीप, देन है लास्ट में अंडमान निकोबार। अगर हम न्यूनतम की बात करें तो दमन और दीव 618, दूसरा नंबर है दादरा नगर हवेली जो है तो 774, तीसरा नंबर है चंडीगढ़ का 818। साथियों, केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहे थे, पहले नंबर पर पुडुचेरी, दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप, जबकि तीसरा नंबर है अंडमान निकोबार का। सॉरी, जबकि न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर दमन और दीव, दूसरे नंबर पर दादरा नगर हवेली, जबकि तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ का कितना है 818। साथियों, अगर ग्रामीण लिंग अनुपात की बात करें तो ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है 949 है। उसके अलावा अगर शहरी लिंग अनुपात अगर पूछा जाए तो कितना है 929 यानी कि 929 है। ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है 949, शहरी अगर पूछा जाए तो 929। ठीक, क्या क्या हमने देखा, 2001 में जो है तो 933 था, 2011 में बढ़कर 943 हो गया। ठीक, सर्वाधिक की जब हम बात करते हैं तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आ जाते हैं। न्यूनतम की जब बात करते हैं तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम का नंबर आता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों में ग्रामीण लिंग अनुपात की बात की 949, शहरी लिंग अनुपात की करें अगर 929 है। ठीक, अगली स्लाइड में चलते हैं साथियों, देखते हैं। अभी ग्राफ के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम। ठीक, जब हम 1901 में देखते हैं तो भारत का लिंग अनुपात कितना है 972। 1901 में कितना है 972। उसके अलावा 900, 1911 में जो है तो 964 है, 1921 में जो है तो 955 है। ठीक, 1931 में हमें 950 देखने को मिलता है, जबकि 1941 में 945। ठीक, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है 1951 वाला डेटा, सॉरी 1951 कितना है 946। ठीक, अगर 1951 का अगर आपसे पूछा जाए तो कितना है, ये 946 है। ठीक, अब 1951 से जब हम 1961 पर आते हैं तो कितना कम यहाँ पर क्या है, कमी देखने को मिलती है। ठीक, 941 हो जाता है। ठीक, इसके अलावा 1971 में कितना है 930, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कमी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर 11 11 अंकों की कमी देखने को मिली। ठीक है, 941 से 930। ठीक, 1981 में फिर से यह बढ़ जाता है, 934 हो जाता है, क्योंकि 1991 में कितना है 927 है। ठीक, 2001 में 933, 2011 में 943। आजादी के बाद अगर सर्वाधिक लिंग अनुपात देखें तो 1951 में है 946। 1951 में कितना है 946, कि 1901 में जो है तो 972। अगर ये पूछा जाए कि 1951 आजादी के बाद सबसे ज्यादा लिंग अनुपात 1951 में, 1951 में कितना है, ये 946 है। अगर आजादी के बाद सबसे कम लिंग अनुपात पूछा जाए किस ईयर में था, 1951, कितना है 927 है। अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कमी कब देखने को मिली हमें, 1961 से 71 में जो है तो सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली थी।
सॉरी साथियों। 1961 और 71 के बीच में जो है तो सबसे ज्यादा हमें कमी देखने मिली। 941 से कम होकर कितना हो गया, 930 पर आ गया। ठीक। सबसे ज्यादा कमी लिंग अनुपात में कब हुई, 1961 से 71 के दशक में हुई। कितनी हो गई है, 941 से जो है तो 930 पर आ गई। ठीक। अगले स्लाइड में चलते साथियों, देखते हैं। अब यहाँ पर शिशु लिंग अनुपात की बात की है, यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की गई है। ठीक है। अब चाइल्ड सेक्स रेशियो में किसकी बात की जाती है, 0 से 6 आयु वर्ग के जो प्रति हजार पुरुष है यानी बच्चे हैं, उनकी तुलना में उसी आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं यानी बच्चियों की संख्या की बात की जा रही है। 0 से 6 आयु वर्ग के को शामिल किया जाता है। उसमें प्रति हजार को ही लिया जाएगा, प्रति हजार पुरुषों की तुलना में उसी आयु वर्ग में स्त्रियों की संख्या। ठीक है। भारत का अगर शिशु लिंगानुपात 2001 में देखा जाए, 2001 में कितना था, 927 था, जबकि 2011 में घटकर ये 919 हो गया। ठीक। 919 हो गया। 2011 में कितना था, 927 था। 2001 में 927 था, कि 2011 में ये जो है 919 हो गया है। ठीक। शीर्ष राज्य अगर देखें तो अरुणाचल प्रदेश 972, उसके बाद जो है कि मिजोरम, देन है मेघालय। अरुणाचल मिजोरम मेघालय, अरुणाचल मिजोरम मेघालय। तो न्यूनतम की जब बात करते हैं तो हरियाणा है 834 के साथ। दूसरा नंबर है पंजाब का। तीसरा है जम्मू कश्मीर का। ठीक। सर्वाधिक शिशु अनुपात की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश 972, दूसरे नंबर पर मिजोरम, तीसरे नंबर पर मेघालय। तो न्यूनतम की जब बात करते हैं तो हरियाणा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले नंबर पर अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी। न्यूनतम की जब बात करते हैं तो दिल्ली पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका चंडीगढ़ है। ठीक। पहले नंबर पर अंडमान निकोबार, दूसरे नंबर पर पुडुचेरी। न्यूनतम की जब बात करते हैं तो दिल्ली पहले नंबर पर है और चंडीगढ़ आपका दूसरे नंबर पर है। ठीक। हमने क्या देखा, 2001 में देखा कि शिशु अनुपात कितना था, 927 था। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो अंडमान निकोबार पहले नंबर पर, पुडुचेरी जो है तो दूसरे नंबर पर। जबकि न्यूनतम की जब बात करते हैं तो दिल्ली पहले नंबर पर, जबकि चंडीगढ़ जो है तो दूसरे नंबर पर। ठीक। अगली स्लाइड में देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर साथियों 10 की वृद्धि दर की बात की गई है। ठीक। कि जनसंख्या में एक दशक में कितनी वृद्धि हुई, प्रीवियस जो ईयर था उसके कंपैरिजन में एक दशक यानी कि एक 10 वर्षों में जो है तो कितनी ग्रोथ हुई। ठीक। अगर हम 10 की वृद्धि दर की बात करें 1991 से 2001 के बीच में, तो कितनी है ये ग्रोथ, 21.54% है, 21.54% है। जबकि यही जो है तो 2001 और 11 के मध्य 17.7% है, 17.7% है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए आपसे सर्वाधिक दस की वृद्धि दर किस दशक में देखने को मिली, तो 1961 से 71 के बीच में देखने को मिली। कितने की, 24.8%, 24.8%। अगर न्यूनतम 10 की वृद्धि दर पूछा जाए, तो न्यूनतम की जब बात की जाती है तो 1911 से लेके 1921 का जो दशक था वहां पर हमें नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली, निगेटिव। कितने की, 0.31%, -0.31% की नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली। इसीलिए जो है तो 1921 का जो ईयर है महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। महान विभाजक वर्ष किस वर्ष को कहा माना जाता है, तो 1921 को माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है तो नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली 1911 से 21 के बीच में। कितने की, -0.31% की है। ठीक। अगर हम 10 की वृद्धि दर देखें, सबसे ज्यादा शीर्ष राज्य और न्यूनतम राज्य, 10 की वृद्धि दर वाले न्यूनतम कहाँ 10 की वृद्धि दर हुई और सर्वाधिक कहाँ पर हुई। सर्वाधिक की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर मेघालय है, जहां पर जो है तो 27.9% की वृद्धि हुई। दूसरे नंबर पर जो है तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पर बिहार है, जबकि चौथे नंबर पर जो है तो जम्मू कश्मीर है।
5वें नंबर पर मिजोरम। पहले नंबर पर मेघालय है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरे नंबर पर बिहार है, जबकि चौथे नंबर पर जम्मू कश्मीर, जबकि 5वां नंबर है आपका मिजोरम। न्यूनतम की जब बात करते हैं तो नागालैंड। नागालैंड एक ऐसा राज्य इकलौता जिसमें जो है तो नकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली, कितने की? -0.6% की। यानी यहाँ पर जो है तो 10 की जनसंख्या में कमी देखने को मिली, ठीक है। दूसरा नंबर है केरल का, तीसरा नंबर है गोवा का, जबकि चौथा नंबर है आंध्र प्रदेश का, 5वां नंबर है आपका सिक्किम का। 3 तैयार कर लेते हैं। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। सर्वाधिक वृद्धि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। जबकि न्यूनतम अगर आपसे पूछा जाए तो नागालैंड, केरल और गोवा। नागालैंड, केरल और गोवा। सबसे ज्यादा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। सॉरी, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार। न्यूनतम जब पूछा जाए तो नागालैंड, केरल और गोवा। नागालैंड, केरल और गोवा। इसी तरह से अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, सबसे पहले नंबर पर कौन है? दादरा नगर हवेली। दूसरे नंबर पर दमन और दीव। तीसरा नंबर है आपका पुडुचेरी का। दादरा नगर हवेली में कितने परसेंट की जो है तो 10 की वृद्धि दर देखने को मिली? 55.9% की। अगर न्यूनतम की जब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में, तो लक्षद्वीप में सबसे जो है तो कम देखने को मिली, ठीक है। दूसरा नंबर जो है तो यहाँ पर अंडमान निकोबार का है। पहला नंबर है लक्षद्वीप का, दूसरा नंबर है अंडमान निकोबार का, ठीक। शेष की जब हम बात करते हैं तो पहला नंबर किसका है? दादरा एवं नगर हवेली का। दूसरा नंबर है दमन और दीव का। तीसरा नंबर है आपका पुडुचेरी का, ठीक। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 10 की वृद्धि दर 1991 से 2001 के मध्य कितने की हुई? 21.54% की। क्योंकि यही जो है तो 2001 और 11 के मध्य 17.7% की हुई, ठीक है। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर किस डेकेड में देखने को मिली? तो 1961 से 71 के बीच में। कितने परसेंट की? 24.8% की, ठीक। न्यूनतम पूछा जाए तो 1911 से 1921 के मध्य, ठीक। यहाँ जो है तो नकारात्मक वृद्धि दर, इसलिए 1921 का जो ईयर है महान विभाजक वर्ष माना जाता है, ठीक। सबसे ज्यादा बात करें तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, टॉप के 3। न्यूनतम की बात करें, नागालैंड, केरल और गोवा, ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा दादरा एवं नगर हवेली। न्यूनतम की बात करें तो लक्षद्वीप, ठीक। अगली स्लाइड में देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर साथियों जनसंख्या घनत्व की बात की गई, यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत जो है तो औसत जनसंख्या का संबंध किससे है? जनसंख्या घनत्व से है, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है वहां पर कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ठीक है। सिंपल शब्दों में जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में निवासरत औसत जनसंख्या से है, ठीक। 2001 में अगर पूछा जाए तो 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि यही 2011 में कितना हो गया है? 382। 2001 में 325, 2001 में 325, 2011 में ये कितना हो गया है? 382 है। 2001 में 325 से बढ़कर कितना हो गया? 2011 में 382, 382, ठीक। अब हम शीर्ष राज्य देखते हैं, जनसंख्या घनत्व वाइज और न्यूनतम राज्य, ठीक है। कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? सबसे कम है, ठीक। सबसे ज्यादा कहाँ है? बिहार में, ठीक है। कितना है? 1106 है। दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल, चौथा जो है तो आपका किसका नंबर है? उत्तर प्रदेश का, जबकि 5वां जो है तो हरियाणा का। पहले नंबर पर है बिहार 1106, दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल 1028, तीसरा नंबर है केरल 860। जबकि न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश 17, मिजोरम 52, कि सिक्किम जो है तो 86, चौथा नंबर है मणिपुर का, जबकि 5वां नंबर है आपका नागालैंड। तो आपके 3 याद करते हैं। पहला नंबर है बिहार, दूसरा नंबर है बंगाल की, तीसरा नंबर है केरल का, यानी कि बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। बिहार, बंगाल और केरल। चौथा नंबर है उत्तर प्रदेश और 5वां नंबर है हरियाणा। न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो आपके 3, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम का नंबर आता है। ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर जो है तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमें कम देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। चौथा नंबर है मणिपुर, नागालैंड।
अरुणाचल मिजोरम सिक्किम, अरुणाचल मिजोरम सिक्किम बॉटम वाले स्टेट की हम बात करते हैं, अरुणाचल मिजोरम और सिक्किम। चौथा नंबर है मणिपुर और पांचवा नंबर है नागालैंड। शीर्ष की बात करते हैं तो बिहार, बंगाल और केरल, बिहार, बंगाल और केरल। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों को देखें, शीर्ष में जो है तो दिल्ली का नंबर आता है 11,320, जबकि चंडीगढ़ 9,258। तीसरा नंबर है पुडुचेरी का। न्यूनतम अगर पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर हमें मिलेगा? अंडमान निकोबार में मिलेगा। कितना है? 46 है। सबसे ज्यादा दिल्ली में, उसके अलावा चंडीगढ़ में, फिर है पुडुचेरी का नंबर आता है। और न्यूनतम जब पूछा जाए तो अंडमान निकोबार है। ठीक। हमने क्या देखा? 2001 में 325 था, 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 382 हो गया। सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बिहार, बंगाल और केरल का नंबर आता है। न्यूनतम जब बात करते हैं अरुणाचल, मिजोरम और सिक्किम का नंबर आता है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो दिल्ली का नंबर आता है, उसके बाद चंडीगढ़ का नंबर आता है, देन जो है तो तीसरा नंबर पुडुचेरी का है। न्यूनतम जब बात करते हैं तो अंडमान निकोबार का है। अंडमान निकोबार का कितना है? 46 है। ठीक। अब अगली स्लाइड देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर साक्षरता की बात की, साक्षरता दर बताना है आपको 2011 के हिसाब से। साक्षरता होती क्या है? साक्षरता अगर सिंपल शब्दों में देखिए, भारत के समय में क्या परिभाषा है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो एक कोई पर्टिकुलर भाषा को समझ सके, उसे पढ़ सके या लिख सके, क्या कहलाता है? साक्षर कहलाता है। अब साक्षरता दर क्या होती है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाली टोटल पॉपुलेशन है, उसमें जो साक्षर आबादी है उसके जो प्रतिशत का जो हम कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? साक्षरता दर का है। ठीक है। 7 वर्ष उम्र का क्राइटेरिया क्या है? 7 वर्ष हो या उससे अधिक आए, तो कोई एक भाषा को पढ़ सके, समझ सके और उसे लिख सके। ठीक है। 2001 में अगर बात करें आपसे, 2001 में कितना परसेंट था? टोटल पॉपुलेशन पर देखें तो 64.84%, 64.84%। 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया? 74.04%, 74.0% 2011 में हो गया। 2001 में ये कितना है? 64.84%। 2001 में 64.84%, 2011 में ये बढ़कर कितना हो गया? 74.04%। ठीक। अगर इसमें बात करें टोटल में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। ये किसकी बात कर रहे हैं? हम 2011 की बात कर रहे हैं। क्योंकि महिला साक्षरता दर जो है तो 65.46%, 65.46% महिला साक्षरता दर, क्योंकि पुरुष साक्षरता दर जो है तो 82.14% 2011 के अनुसार। ठीक। अगर हम देखें सर्वोच्च साक्षरता वाला जिला, जिले की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर कहाँ है? मिजोरम का जिला है सिरचिप, जहां जो है तो 98.23% हमें साक्षरता दर देखने को मिलती है। न्यूनतम अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर का नंबर आता है, यहाँ जो है, यहाँ पर जो है तो 36.10% में साक्षरता दर देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा जिले की बात करें तो मिजोरम का जिला है सिरचिप, 98.23%। सबसे कम पूछा जाए 36.10% हमें मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में देखने को मिलती है 2011 के अनुसार। ग्रामीण क्षेत्र में बात करें साक्षरता दर कितनी है? 67.77%। इंपॉर्टेंट है काफी। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो 84.11%। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14%। महिला साक्षरता दर 65.46%। 2011 में ओवरऑल कितनी है? 74.04% जो है तो ओवरऑल है। ठीक। हमने क्या देखा? हमने देखा कि 2011 में जो है तो 2001 में कितनी थी? 64.84%। ये टोटल की हम बात करते हैं, 2011 में बढ़कर कितना हो गया? 74.04% हो गया। पुरुष इसमें जो है तो 82.14%, महिलाएं जो है तो 65.46%। ग्रामीण साक्षरता दर अगर पूछा जाए तो 67.77%, जबकि शहरी साक्षरता दर जो है तो 84.11% में देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा साक्षर जिला सिरचिप है मिजोरम का, सबसे कम हमें मध्य प्रदेश का अलीराजपुर का स्थान मिलता है। ठीक। अब राज्यवार रैंकिंग देख लेते हैं साक्षरता के हिसाब से। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य जो है तो, फिर उसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले राज्य, लास्ट में जो है तो केंद्र शासित प्रदेशों को हम देखने वाले हैं। सबसे ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो पहले नंबर पर केरल 94%, जबकि दूसरा नंबर है मिजोरम 91.33%,
तीसरा नंबर है आपका गोवा का 88.7%। चौथा नंबर है त्रिपुरा का। पांचवा है हिमाचल प्रदेश का। और न्यूनतम की जब बात करते हैं सबसे कम बिहार 61.8%। दूसरा नंबर है अरुणाचल प्रदेश 65.4%। तीसरा नंबर है राजस्थान का 66.1%। चौथा नंबर है झारखंड का। पांचवा नंबर है आंध्र प्रदेश का। साक्षरता दर की बात करें, सीट्स की अगर देखें तो केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। चौथा नंबर है त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश। चौथा नंबर है त्रिपुरा का। पांचवा नंबर है मध्य प्रदेश। टॉप थ्री और देखें तो केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा टॉप थ्री साक्षरता के हिसाब से। न्यूनतम की बात करें तो बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। जबकि चौथा पांचवा नंबर किसका है? झारखंड और राजस्थान, झारखंड और आंध्र प्रदेश का है। पहले टॉप थ्री अगर देखिए न्यूनतम में कौन है? बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। जबकि यहाँ पर शीर्ष साक्षरता दर वाले देखें राज्यों में तो केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा। केरल, मिजोरम, गोवा टॉप थ्री है। यहाँ पर जो है तो बिहार, अरुणाचल और राजस्थान का नंबर आता है। चौथा नंबर झारखंड का है। पांचवा जो है तो आंध्र प्रदेश का है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो पहला नंबर है लक्षद्वीप का 91.85%। दूसरा नंबर है दमन और दीव का, यहाँ पर 87.0%। न्यूनतम की जब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के रिस्पेक्ट में तो दादरा एवं नगर हवेली का यहाँ पर नंबर आता है 76.2%। सबसे ज्यादा अगर साक्षरता दर देखें केंद्र शासित प्रदेशों में तो लक्षद्वीप की है 91.85%। दूसरा नंबर है दमन एवं दीव की। न्यूनतम बात करें आपसे दादरा एवं नगर हवेली। ठीक ठीक। टॉप थ्री यहाँ बात करते हैं तो केरल, मिजोरम, गोवा का नंबर आता है। न्यूनतम में जब बात करते हैं तो बिहार, अरुणाचल और राजस्थान का नंबर आता है। ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लक्षद्वीप, सबसे कम दादरा एवं नगर हवेली। अगली स्लाइड में देखते हैं साथियों। अब यहाँ पर साथियों ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में बताना है। एक बार परसेंटेज के हिसाब से बताना है और उसके उसके बाद जो है तो यहाँ पर नगरीय जनसंख्या की टोटल जो आबादी है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। ठीक है। अगर हम ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाइज देखें, राज्यों को अगर रैंक करें तो पहला नंबर जो है तो हिमाचल प्रदेश का है। दूसरा नंबर जो है तो बिहार का है। तीसरा नंबर आपके असम का है। चौथा नंबर जो है तो उड़ीसा का है। अगर ये पूछा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाइज शीर्ष राज्य बताएं आप। पहले नंबर पर हिमाचल प्रदेश 90% आबादी जो है तो ग्रामीण है। दूसरे नंबर पर बिहार है। तीसरे नंबर पर जो है तो असम है। हिमाचल, बिहार, असम। हिमाचल, बिहार, असम। हिमाचल, बिहार, असम टॉप थ्री। अगर हम नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाइज देखें, सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती रही है? गोवा में। दूसरा नंबर जो है तो मिजोरम में। तीसरा नंबर है तमिलनाडु में। चौथा नंबर जो है केरल का है। गोवा में 62.2%। वह तो नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज वाइज कहाँ है? गोवा में है 62.2%। गोवा, फिर है मिजोरम, तीसरा नंबर है तमिलनाडु, चौथा नंबर है केरल। यानी कि गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु। चौथा नंबर है केरल। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाइज। अगर ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाइज देखें तो हिमाचल, बिहार और असम का नंबर आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम टोटल नगरीय पॉपुलेशन देखें, जनसंख्या देखें, शीर्ष राज्य और न्यूनतम राज्य की बात करें तो शीर्ष राज्य पर देखें सबसे ज्यादा आबादी की दृष्टि से बात करें तो महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। तीसरे नंबर पर जो है तो तमिलनाडु। चौथे नंबर पर जो है तो बंगाल, पश्चिम बंगाल। और पांचवा नंबर जो है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जाता है। पहले नंबर पर महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु। लेकिन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ये टॉप के थ्री राज्य है जहाँ पर नगरीय आबादी ज्यादा है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु टॉप के थ्री है। न्यूनतम की जब बात करते हैं यहाँ पर सिक्किम, दूसरा नंबर है अरुणाचल, तीसरा नंबर है नागालैंड, चौथा नंबर है मिजोरम और पांचवा नंबर है मेघालय का। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम। सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम। ठीक। न्यूनतम पूछे नगरीय जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड में है। सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड में है न्यूनतम। सबसे ज्यादा पूछे आबादी की दृष्टि से तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु का नंबर आता है। सबसे कम पूछा जाए तो सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड का नंबर आता है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक। अब अगर नगरीय परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखा हमने, गोवा था, मिजोरम था, देन तमिलनाडु था। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु था।
क्योंकि सीड्स अगर बात करें तो हिमाचल, बिहार और जो है तो आपका असम का नंबर आता है। हिमाचल, बिहार, असम जो है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामीण पॉपुलेशन रहती है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक? अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें, नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज और पॉपुलेशन दोनों की दृष्टि से, तो दिल्ली का नंबर आता है, ठीक है? अगर न्यूनतम की बात करें नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाइज, तो अंडमान निकोबार की जो है तो आबादी जो है तो सबसे कम नगरीय आबादी रहती है, ठीक है? शीर्ष में देखें, शीर्ष में जब हमने देखा तो दिल्ली का नंबर आता है। न्यूनतम की जब हम बात करते हैं तो अंडमान निकोबार का नंबर आता है। किसकी बात हम कर रहे हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? नगरीय जनसंख्या के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हमने क्या क्या देखा? नगरीय जनसंख्या परसेंटेज वाइज, और फिर नगरीय जनसंख्या यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखा, ग्रामीण जनसंख्या परसेंटेज वाइज देखा, और नगरीय जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से देखा शीर्ष राज्य और न्यूनतम राज्य, ठीक है? शीर्ष में जब हम बात करें, हिमाचल, बिहार और असम का नंबर आता है। अगर परसेंटेज वाइज बात करें तो गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु का नंबर आता है। तो अगर हम नगरीय जनसंख्या यहाँ पर शीर्ष राज्य देखें तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का नंबर आता है। न्यूनतम अगर बात करें तो सिक्किम, अरुणाचल और नागालैंड का नंबर आता है। इन शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा जो है तो दिल्ली में रहती है आबादी नगरी, और सबसे कम जो है तो अंडमान निकोबार में रहती है, ठीक।